हेलो बच्चों, मैं हूं संजीव पांडे फ्रॉम एड्यू मंत्रा। आज जो है हम बात करने वाले हैं 9th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि आपकी ऑफिशियली फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है, फिजिक्स की पढ़ाई की। मतलब हमने पढ़ा है 8 तक भी, बट दैट वाज लाइक जनरल साइंस था। थोड़ी सी न्यूमेरिकल की शुरुआत, ये हाई लेवल नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब ये तो कुछ नहीं, जब हम आगे जाएंगे तो और चीज़ें होंगी, बट डिफ़िकल्ट लग सकती जब आप बुक रेफ़र करोगे, बुक देख रहे हो, न्यूमेरिकल्स देख रहे हो। ठीक है, तो उसकी सही शुरुआत होनी ज़रूरी है। ओके, इसलिए ये वीडियो को लाया हूँ। मैं चाहता था कि इस वीडियो को मैं लाइव ले आऊँ, बट दिक्कत ये है कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इंटरनेट की दोनों तरफ में इश्यूज़ होंगी, जिसकी वजह से मतलब हो भी रही है, जिस वजह से मैं ये रिकॉर्डेड में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज हम शुरू करते हैं यहाँ पर। और ये सबसे पहले तो भाई मोशन है क्या चीज़। ठीक है, मैं आता हूँ फिजिक्स के ऊपर। इस वर्ड को पहले हम देख लेते हैं। मोशन का मतलब है, अब टेक्निकली चीज़ें हमको बतानी है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल बात है यार, है ना। जैसे कि अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहां पर था, जो कुछ देर में, कुछ समय में इधर आ गया। ठीक है, कुछ टाइम में वो यहां पर आ गया। तो यानी क्या, आई कैन से दैट एट t इक्वल टू 0 में रीडिंग शुरू कर रहा था, तब मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट इधर है, और जब मैंने कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर टाइम 2 सेकेंड आई सॉ दैट द ऑब्जेक्ट इज एट b, सपोज दिस पॉइंट इज a। तो क्या है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम तो आगे बढ़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो रुकेगा नहीं, उसकी रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन, है ना। हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है कैसे बताएंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और बहुत अहम बात जो मैं यहां मिस कर रहा हूं, कि सिर्फ जो मोशन है वो टाइम से रिलेटिव नहीं है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कैसे देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखो, जैसे कि यहां पर ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक बंदा है, मान लो तुम हो यहां पर खड़े और दो गाड़ियों को चलते हुए देख रहे हो। अब इसकी जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो उसकी स्पीड हमको दिखाई पड़ रही है, हम जब देख रहे हैं एज ए ऑब्जर्वर तो हमको लग रहा है कि भाई ये स्पीड है। एक बहुत ही छोटी सी बात, कि मान लो यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम है ए, और उसी कार में उसके बगल में एक दूसरा पर्सन बैठा है जिसका नाम है बी। तो अगर ये पूछा जाए कि इस बंदे से, अगर ये ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि ए की स्पीड क्या है, तब तो वो कहेगा 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बी से पूछा जाए कि ए कितनी स्पीड से दौड़ रहा है या ए की स्पीड क्या है, तो बी के रेफरेंस में ए की स्पीड तो 0 है, क्योंकि बी भी उसी कार में है। बहुत ही जनरल सी बात है। एक और देखो, एक जो यहां का ड्राइवर है उसको मैं सी नाम देता हूं, तो सी के हिसाब से, एज पर सी, ए की स्पीड कितनी होगी पता है? कमेंट करके बताओगे मुझे। सी जो कि एक कार में है, जिस कार की मोशन है 80 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ दिस कार, जो 110 की स्पीड में है। तो सी के हिसाब से ए की स्पीड या इस कार की स्पीड क्या है, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बहुत जनरल सी बात है। सो ये बात मैंने मतलब यहां पर अब समझ जाओ कि ऐसा नहीं कि इस कार की स्पीड सभी के हिसाब से, हर एक ऑब्जर्वर के हिसाब से सेम थी, अलग अलग है। यानी ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर भी डिपेंड कर रही है। एक चीज जो मोशन में है पर फिर भी नहीं लग रही, जैसे कि ए जो है वो हमको दिख रहा है कि 110 की स्पीड से है, पर बी के लिए तो रेस्ट में है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो पर्सन ए है, जो ड्राइवर है उस कार का, उसको बाकी दुनिया पीछे जाते हुए दिख रही है 110 की स्पीड में। ठीक है, ये भी लॉजिकली सही है। सो मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो मोशन है, देखो बंदा कितना बढ़िया दौड़ रहा है ये लड़का। ठीक है, आप ही का कोई दोस्त हो सकता है, किसी दोस्त से शक्ल मैच कर सकती है। ओके, तो ये जो बंदा है ये सीधे दौड़ता हुआ आ रहा है, सीधे। मैं कह सकता हूँ लीनियर मोशन, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ये एक मोशन हो गया। इसके बाद देखो प्लैनेट्स जो सन के आसपास घूम रहे हैं,
दिस इज सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन हो गया। वैसे एकदम सर्कल नहीं होता, एलिप्टिकल पाथ होता है, बट ठीक है, फिलहाल यू कैन कॉल इट एज सर्कुलर मोशन। ओके, और ये देखो, ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है ना, ये जो पेंडुलम का मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है। तो यानी कई तरह की मोशन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ओह के क्या आ गया भाई, चिल सर जी, मिस जंगलिया। अच्छा, मिस जंगलिया क्या करना चाहती है? अच्छा, यहाँ साउंड का भी है कुछ सिस्टम। 1 मिनट जंगलिया जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको प्ले कर देता हूँ। वाह, अच्छा, ये कुछ बताना चाहती है। ओके, एक मिनट, क्या बताना चाहती हो भाई? हाँ, पहले फिजिक्स का इंट्रो दे। ओके ठीक है, तो हम कहाँ से आ गई है? ठीक है, तो हम यहाँ पर फिजिक्स का इंट्रो ले लेते हैं। फिजिक्स क्या है, ये बात जरूरी है 9th के बच्चों के लिए कि भाई साइंस के 3 हिस्से हो गए आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, सेल, टिश्यू, है ना, डिसीज, एनवायरनमेंट, वो सब चीजें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, हमारे नेचर को। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आता है, फ्यूजिस। उस ग्रीक वर्ड क्या है? वो वर्ड फ्यूजिस, और उस वर्ड का मतलब ही होता है नेचर। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर के अंदर की जो भी फिनोमेनाज है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनाज। सर किस तरह के फिनोमेनास? देखो इस तरह के फिनोमेनास कि जैसे एप्पल जमीन की तरफ गिर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, और क्या? रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व, ये रोटेट बता के रिवॉल्व, रोटेशन या रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ विंड, हवाएं चलती हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है, वो सब। और करंट फ्लोइंग इन वायर, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये सब क्या है? लाइट, अगर हम मतलब बटन चालू कर रहे हैं लाइट ग्लो हो रहा है, पंखा चल रहा है, एसी से ठंडा आ रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? नेचर के फिनोमेनाज है हमारे आसपास के। ओके, प्रोडक्शन ऑफ साउंड थ्रू लाउड स्पीकर्स, स्पीकर से आवाज कैसे आ रही है, माइक से आवाज कैसे जा रही है, ये कैमरा शूट करके आपको वीडियो कैसे दिखा रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? नेचर में होने वाले फिनोमेनाज ही तो हैं। तो इनके बारे में, इनकी लॉजिक को समझना ही फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स डिराइव फ्रॉम अ वर्ड फ्यूजिस, जिसका मतलब है नेचर, और इसके लिए फिजिक्स जो है वो जरूरी होता है भाई, हमारे आसपास की नेचर को समझना। अच्छा सर, साइंस कौन से वर्ड से आया है? साइंस साइंटिया वर्ड से आया है, ठीक है। ये ग्रीक और लैटिन से ही सब ज्यादातर आता है, ग्रीक और लैटिन से, ठीक है। साइंटिया, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, विज्ञान, है ना, चीजों का ज्ञान लेना। ओके, तो ये सब चीजें भाई जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। ओके, इन फिजिक्स, अब जब हम कोई भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, आज से, अभी से, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हम ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां भी, और आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तो कभी भी आप एक चीज हमेशा उसके अंदर पढ़ोगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज। सर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अरे ऐसी चीजें जिसको तुम मेजर कर सकते हो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, वर्क, प्रेशर, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, भाई मेजर्ड, ठीक है। तो कोई भी फिजिक्स का चैप्टर होगा तो ये सब चीजें पढ़ोगे। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो है, ठीक है। तो ऐसे हर चैप्टर में, हर फिजिक्स चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वांटिटीज पढ़ते रहेंगे। ओके, फिजिकल क्वांटिटी की सर 2 टाइप होती है। कौन सी 2 टाइप होती है? एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सर हम तो मोशन चैप्टर पढ़ा था, ये कहां से आ गया भाई? फिजिक्स का शुरुआत चैप्टर है तो इसमें बताया जाएगा, इसके बाद हम आएंगे अगले स्लाइड में मोशन के ऊपर आ जाएंगे फिर से। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मतलब फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप हो गए, स्केलर, वेक्टर। क्या है भाई? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं यहीं पर आपको एक चीज बताऊं कि जैसे लेंथ, वाई लेंथ विल बी कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको बताता हूं। जैसे ये मान लो इसका लेंथ मुझे नापना है, एंड दैट इज सपोज 12 सेंटीमीटर। समझो कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर कौन सी दिशा में? नॉर्थ की साउथ? कौन सी डायरेक्शन? डायरेक्शन का क्या काम है इसमें? मतलब बिल्कुल इलॉजिकल है, नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, बस लेंथ काफी है 12 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड काफी है, ये नंबर जो है ये काफी है, ठीक है।
सो दिस 12 सेंटीमीटर विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखो यहां पर those physical quantities which can be completely described by its magnitude alone, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही पूरी तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एंड दे आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल अल्फाबेट्स, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, यहां डिफरेंट होगा। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या है सर? इसमें क्या अलग है? यहां तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इधर क्या है वेक्टर वाले में? तो जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? देखो एक छोटी सी बात कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे दरवाजे पे फोर्स लगाना है, उसको खोलना है, तो फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं मैं, ऐसे भी लगा सकता हूं, है ना, पुल भी कर सकता हूं, पुश भी कर सकता हूं। सिर्फ ये बताना कि 10 न्यूटन का फोर्स उस दरवाजे को खोल देगा, न्यूटन उसकी यूनिट होती है ना, सो 10 न्यूटन का फोर्स उस दरवाजे को खोल देगा, ये सफिशिएंट नहीं होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, है ना? या अगर मुझे कैरम बोर्ड में खेलना है, कौन सी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो कॉइन बराबर जाके वहां जाके अंदर जाएगा। तो फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैग्नीट्यूड, है ना। ऑब्वियसली 10 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड है, पर कौन सी डायरेक्शन में वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जस्ट सी दिस नाउ, ये देख लो, इसका एग्जांपल देखो, स्केलर वाले का लेंथ, टाइम, टेम्परेचर आ गया। वेक्टर देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, जैसे फोर्स में वो 10 न्यूटन के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो यहां पर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया गया है। या तो बोल्ड, टेक्स्ट बुक में दिया होगा तो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करता है, या फिर छोटी सी बात समझ लो, उसके ऊपर ऐसे एरो लगाया जाता है, मतलब अल्फाबेट लगाए जाएंगे साथ में एरो। तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, हम ऐसे भी चले लिखाएंगे तो चलेगा, हाँ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स वेक्टर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे ऊपर ये बार रिप्रेजेंट करके हम उसको दिखा सकते हैं। समझ में आ गया बात? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में हमको कोई भी चैप्टर होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर हो सकती है, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, सर दिस रिमोट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये रिमोट फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, दिस रिमोट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये बात समझो। इसका लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका विड्थ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये लेंथ, मास, वॉल्यूम, विड्थ, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिमोट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जो चीजें तुम मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटीज मेजर हो सकती है। सो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। अब इसमें भी दो टाइप है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, सिर्फ वो नंबर, यूनिट से काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड भी लगता है एंड साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टू डिस्क्राइब एनी फोर्स वी नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ओके गाइस, आगे देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया। अच्छा, फोर्स का एक पिक्चर दिखाता हूं, चलो आपको। चलो, ये वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या है सर? ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। जैसे देखो, अब ये चेयर को फोर्स लगाएं अगर इस डायरेक्शन में तो अलग इंपैक्ट होगा, इधर लगाएंगे तो अलग इंपैक्ट होगा, है ना। तो डायरेक्शन यहां बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, और बाबू फिर दौड़ रहे हो, ठीक है। Why do we need units like kilogram, मीटर, सेकेंड? हमको यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है भैया, क्यों पड़ती है? लेट्स सी, लेट्स वॉच। ओके, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो यानी यूनिट कुछ और नहीं होता, ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसके टर्म में हम कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। टाइम का यूनिट है सेकेंड, मिनट, आवर। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन।
ठीक है। तो यानी क्या यूनिट्स मतलब क्या है, जैसे आपको कहा गया है हाँ 1 मीटर, तो आपको पता है 1 मीटर का मतलब अंदाजन आपको एक अंदाजा है कि हाँ ये इतना होता है करीब, है ना। हम घर पे कोई भी 1 मीटर, तो ऐसा नहीं कि इतना ही 1 मीटर होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे ही बोलते हैं हाँ इतना होगा करीब 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो सभी को पता होता है, जिसको रेफर करके हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, इसलिए ये क्या है, दिस इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। सबके लिए 1 मीटर एक ही है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसी को यूज करके अपन स्पेसिफिक उसकी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम मीटर या सेंटीमीटर से हम लेंथ मेजर करते हैं, केजी या ग्राम से हम मास मेजर करते हैं, ठीक है, मिनट या सेकंड से हम टाइम मेजर करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये यूनिट्स है, बहुत ज़रूरी चीज़ें। ओके, अब अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिस्टम चलते थे यूनिट के। जैसे FPS सिस्टम चलता था, ये ब्रिटिश सिस्टम था। लेंथ जो है वो फुट में, मास जो है वो पाउंड में, टाइम जो है वो सेकंड में। सो FPS फुट पाउंड सेकंड ये चलता था, ठीक है। कुछ पार्ट्स में CGS चलता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS, ठीक है। कुछ पार्ट्स में MKS चलता था, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो लेंथ मास टाइम का अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग जगह पे चलता था, ठीक है। और भी सिस्टम्स थे। तो इससे क्या होता था ना, एक तो ट्रेड में कंफ्यूजन, दूसरा रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में कंफ्यूजन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो एक कंट्री का साइंटिस्ट दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट को अगर रिसर्च करना मतलब रेफर करना चाहे रिसर्च को, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। इसलिए जो है ये एक मतलब ऑब्स्टैकल या हिंड्रेंस की तरह था। तो ये सब हटा के कुछ कॉमननेस लाने की बात हुई और फ्रांस में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैठाई गई और फिर वो लोगों ने एक नए सिस्टम का गठन किया, विच इज SI यूनिट सिस्टम। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सर ये तो IS होना चाहिए, ये फ्रेंच टर्म में सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऐसा है, ठीक है। सो इंटरनेशनल सिस्टम को SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया और उसी को फिर पूरी दुनिया भर में रेफर किया जाने लगा, ठीक है। अब SI सिस्टम में कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है सर? सो दैट इज MKS। याद रखना कि SI सिस्टम में MKS मतलब अब से हमको कसम खा लेनी है, हमको भी SI सिस्टम में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अनलेस वहां पर कुछ ऐसा चीज़ें अगर डिफरेंट ना दी हो या कुछ ऐसा पूछा ना गया हो कि आपको CGS में या सेंटीमीटर में करना जो भी है, तो आप वो उसमें करोगे। अदरवाइज आपको हमेशा हमेशा एक कोई भी ऐसा नहीं किया हमने लेंथ को ले लिया मीटर में और मास को ले लिया हमने ग्राम में, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये आपने SI सिस्टम में लिया है तो इसको भी SI सिस्टम में लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में बैठा लो कि हमेशा हमको SI सिस्टम यूज करना है। सर SI सिस्टम में क्या यूज करें लेंथ मास टाइम में? तो ये देख लो, SI सिस्टम इज नथिंग बट MKS का ही को ही यूज किया गया है। तो अब से कसम खा लो कि लेंथ को मीटर में ही यूज किया करोगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में, MKS, ठीक है। बोलने का मतलब ये कि अगर ये मीटर में लिया है तो ये किलोग्राम में ही होना चाहिए और ये सेकेंड में ही होना चाहिए। अगर ये आपने ग्राम में ले लिया या ये अगर आर में ले लिया तो गलत हो जाएगा, सारा आपका सही कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। तो सेम सिस्टम में करना है तो अब से ऐसे ही बिठा लो कि भाई मीटर किलोग्राम और सेकेंड। जहां पे हमको कन्वर्ट नहीं करना है वो आपको सिचुएशंस अपने आप वहां क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि भाई हमको मीटर किलोग्राम सेकेंड SI सिस्टम को ही फॉलो करना है। क्वेश्चन में अगर किलोमीटर में दिया है तो हम मीटर में करेंगे, या अगर मिनट में दिया है तो हमको सेकेंड में करना है। तो ये सब चीजें दिमाग में रखो, ओके। कहां पर क्या चेंजेस है वो हम आगे देख लेंगे, ओके। सो ओके, तो यहां पर मोशन में अब टू स्टेट्स तो कोई मूवी की नाम है, मोशन में भी है, केमिस्ट्री में पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस। वैसे फिजिक्स में अब यहां पर कुछ और है, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज रेस्ट में हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है। क्या है रेस्ट, कैसे डिफाइन करें? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सी बात है। मोशन का मतलब क्या है? अब जैसे ये रेस्ट है, देखो ये सब रेस्ट है। ये बंदा देखो कितना आराम से सो रहा है लॉकडाउन में, ओके। ये टायर देखो और ये देखो। सो कोई भी चीज रेस्ट में मतलब क्या कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के हिसाब से, टाइम और ऑब्जर्वर के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वो रेस्ट में है, ठीक है। ऐसे ही मोशन मतलब क्या? स्टेट ऑफ मोशन। उल्टा कर दो,
यहाँ डज नॉट चेंज है, इधर चेंज आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हमने देखा। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन पोजिशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि देखो ये चीता है, ये दौड़ रहा, क्या खतरनाक, ओके। ये देखो टायर लेके दौड़ रहा है बंदा, ये देखो यहां से ये बॉल उड़ा के फेंक दिया तो ये बॉल मोशन में, ठीक है। तो कोई चीज मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो हम कहेंगे हाँ भाई वो चीज मोशन में है। आगे देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज नाउ स्टार्टिंग विथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। एक छोटी सी बात पहले देख लो कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे था पहले वो, और यहां से वो ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचा बी, ठीक है। सपोज ये जो पूरा कर्व जो जैसे भी वो मूव किया है, दैट इज सपोज 4 किलोमीटर, ठीक है। जितना वो ड्राइव किया या ट्रेवल किया दैट इज 4 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ए और बी के बीच में अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये जो गैप है दिस इज लाइक 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सर गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर, पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? तो अब डेफिनेशन बना लो। डिस्टेंस इज द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। या शॉर्टेस्ट लाइन क्या स्ट्रेट लाइन ही होती है। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सीधी लाइन है वो क्या कहलाती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद दोनों की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या रहेगी, मीटर ही होगी। ऐसा यूनिट में बताया MKS है ना, तो यानी कि M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम, टाइम सेकंड। तो यहां पर क्या है, डिस्टेंस है तो मतलब मीटर होगा। ऐसा यूनिट इसका भी मीटर है और ये भी लेंथ ही है तो इसका भी मीटर है, ऐसा यूनिट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसको D से रिप्रेजेंट करते रहेंगे और डिस्प्लेसमेंट को S से। अब देखो यहां बताया गया मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव, ये दोनों बातें हम बताते हैं यहां पर। अब देख लो पहले ये, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, चल भैया मिट जा सिम सिम, कहाँ गया, यस, ओके। सो मान लो पहले ऑब्जेक्ट इधर था A पे, अब आया B पे, ठीक है। कैसे आया है, ये पाथ कवर करके आया है, ये रास्ते से आया है वो, तो डिस्टेंस तो यही होगा और सीधी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमको ये पता लगाना है मतलब कैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। सो देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको 2 केसेस देता हूं, केस 1 एंड केस 2। दोनों केसेस में एक पॉइंट से हमने मान लो कि यहां से बंदा स्ट्रेट गया और उसके बाद फिर स्ट्रेट गया। इस केस में बंदा स्ट्रेट गया और फिर उसके बाद राइट मुड़ गया, ठीक है। लेकिन दोनों टाइम पे जो डिस्टेंस थे वो सेम थे। हियर ऑल्सो 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, यहां भी 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, ठीक है। दोनों में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सीधी बात है, डिस्टेंस का तो हमको पता है क्या होता है। सो दोनों में डिस्टेंस सेम है, दैट इज 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, सीधी लाइन अगर हम बनाएं तब भी उतना ही रहेगा, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज
डिस्प्लेसमेंट इज 6 किलोमीटर पहले केस में, बट जो सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या मैं जनरली ही बता देता हूं। सपोज मैं फॉर एग्जांपल कि ये जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है ये है कुछ 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेकेंड केस में? डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड 5 किलोमीटर। अब एक बात पे ध्यान देना कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आया है, दोनों में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, मतलब मोशन तो एक जैसा ही है, बस खाली किस चीज का फर्क है? डायरेक्शन का फर्क है। तो यहां पर एक अलग डायरेक्शन है और इधर पे डायरेक्शन अलग है, ठीक है, मतलब दोनों में डायरेक्शन फर्क डिफरेंस आया। तो डायरेक्शन के बदल जाने से, बस देखो यहां तक तो सेम था, यहां से मुड़ गया था ना ये इस पॉइंट से, सो यानी इस पॉइंट से ये स्ट्रेट गया, यहां पर राइट हो गया। सो बस